अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। आज हमें चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको वसूल हो सके। आइए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, गुजरने वाले बोर्ड में इसमें से स्टूडेंट्स 1 नंबर का MCQ आपको आएगा और 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यानी 3 नंबर का पेपर आपको इस चैप्टर में से आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर के थ्योरम्स को डिस्कस नहीं करना, जस्ट हम उनकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ओनली फॉर MCQs, क्योंकि आपको पता है गुजरने वाले बोर्ड में 12 चैप्टर में से थ्योरम आना है, 12 और 16 में से। तो स्टूडेंट्स, हम इन 2 चैप्टर्स को ही थ्योरम्स के लिए रेडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बिफोर प्रोसीडिंग to prove the theorems in this unit, the students are advised to recall definitions of polygons like parallelogram, rectangle, square, rhombus, trapezium, etc. and in particular triangles and their congruency. Students, आपको याद होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप है जिसके 4 साइड्स होती हैं। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और स्टूडेंट्स इसकी 4 साइड्स हैं और स्टूडेंट्स इसकी 5 टाइप है, यानी 5 शेप्स ऐसी हैं जिन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। उसमें फर्स्ट आपने देखा, फर्स्ट नाम है पैरेललोग्राम, सेकंड नाम है रेक्टेंगल, थर्ड नेम है स्क्वायर, फोर्थ नेम है रोम्बस और फिफ्थ नेम है ट्रैपेजियम। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगी बिकॉज इनके अंदर 4 साइडें होंगी। कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान में रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल की हमारे सिलेबस के अंदर 5 टाइप को डिस्क्राइब किया गया है: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रैपेजियम। आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि क्वाड्रिलेटरल की जो 5 टाइप सिलेबस में डिस्कस की गई हैं उनका नाम बता दें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ आती होगी तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वरना आप उस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस कंसीडर करेंगे, जबकि क्वेश्चन सिलेबस में से ही लिया गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, opposite sides are congruent, opposite angles are congruent, third step है the diagonals bisect each other। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये आप पैरेललोग्राम की शेप को देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, AB और DC 2 पैरेलल साइड है, 2 ऑपोजिट साइड है। ये स्टूडेंट्स पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा, AB और DC 2 ऑपोजिट साइड्स हैं, ये स्टूडेंट्स पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। इस तरह AD और BC ये दोनों साइड्स आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, AD और BC ऑपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं और दोनों साइड पैरेलल भी हैं। उसके बाद आपने देखा कि डायगोनल्स हैं, जैसे AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बाइसेक्ट कहलाता है। डिवाइड अ थिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि ये डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इस तरह AO और OC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी बाइसेक्ट करेंगे। तो आपने फर्स्ट थ्योरम में सुना कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल A
वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के, क्योंकि ए का ऑपोजिट सी है। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के, क्योंकि बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट। तो ये चीज़ भी प्रूव आपने कर ली कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपने फर्स्ट आपने सुना ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जैसे कि हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं दोनों को एक पॉइंट पर। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये नेक्स्ट पेज के लास्ट में एक लाइन देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। हम इसको फॉर MCQs पढ़ेंगे, MCQs की प्रिपरेशन के लिए हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिएगा ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने मैं आपके सामने इसको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आपने सुना कि अगर आप पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट बना दें तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाती हैं। आइए पैरेललोग्राम बनाकर देखते हैं क्या ऐसा वाकई होता है या नहीं। ये मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना दी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पैरेललोग्राम में अगर आप इसको बाइसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट का मतलब होता है आप इसका हाफ कर दें। ये देखिएगा आप इसको ऐसे भी हाफ कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी हाफ कर सकते हैं, जैसे भी आप मुनासिब समझें। ये मैंने आपके सामने इसका डायगोनल बनाकर इसको बाइसेक्ट कर दिया। ये आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने इसको हाफ कर दिया। आपने देखा कि इसमें दो ट्रायंगल बन गई, एक ये ट्रायंगल है, फर्स्ट ये है, और सेकंड हमारे पास ये है। आप देख रहे हैं फर्स्ट ऊपर वाली है और सेकंड नीचे वाली है। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे कि आपने देखा बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारी बात प्रूव होगी कि ईच डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर आप एक पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल बनाते हैं तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं एग्जाम्पल है। ये स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल्स को भी हमने इस एग्जाम्पल को भी फॉर MCQ के लिए पढ़ना है। इसको आपने थ्योरम को बाकायदा तौर पे परफॉर्म नहीं करना। तो आइए एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। जैसे कि आपने सुना बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के अगर बाइसेक्टर बनाए जाए ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट अ राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे कि आप देखें बाइसेक्टर, टू एंगल्स, सेम साइड, पैरेललोग्राम और राइट एंगल्स। दोबारा सुनिएगा, बाइसेक्टर, टू एंगल्स, सेम साइड, पैरेललोग्राम, राइट एंगल। तो आइए स्टूडेंट्स इस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। अब आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड। हमारे पास सेम साइड्स कौन कौन सी है, ये और ये सेम हो सकती है, ये और ये सेम हो सकता है, ये और ये सेम हो सकता है। दोबारा देखें ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। चले मैं इनके नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स एंगल ए और एंगल बी ये सेम साइड के एंगल्स हो सकते हैं। एंगल ए और एंगल डी सेम साइड के एंगल हो सकते हैं। एंगल डी और एंगल सी
सेम साइड के एंगल्स हो सकते हैं और एंगल सी और एंगल बी सेम साइड के एंगल्स हो सकते हैं। अब आपने किसी दो सेम साइड के एंगल्स के बाइसेक्टर बनाना, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाऊंगा और एंगल बी का बाइसेक्टर बनाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जो ही मैंने ए और बी का बाइसेक्टर बनाया तो ये जो बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था वो एक राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक राइट एंगल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिएगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ये मैंने आपको ज़रा उल्टी करके दिखा दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाकई ये एक राइट एंगल बनती है। ये देख रहे हैं ये इसमें बेस है, ये इसके अंदर परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनियस है। इसका नाम चले ओ रख लेते हैं। अगर आप देखें तो ओ बी इसके अंदर परपेंडिकुलर है, ओ ए इसके अंदर बेस है, ए बी जो है वो इसके अंदर हाइपोटेनियस है। तो ये बात वाकई प्रूव हो गई जो आप पढ़ रहे थे, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं। द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अगर आपने देखा एक साइड के पैरेललोग्राम के एक साइड के दो एंगल्स का बाइसेक्टर बनाए तो जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक राइट एंगल बनेगा। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप 11.1 एक्सरसाइज को जैसे कि देख रहे हैं। 11.1 के स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन हैं जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन भी लॉन्ग पेपर में नहीं आएगा। जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो स्टूडेंट्स 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। आइए इसको सुनते हैं और समझते हैं। One angle of parallelogram is 130 degree. Find the measure of its remaining angles. जैसे कि आपने सुना एक पैरेललोग्राम के एक एंगल 130 डिग्री का है और इसके रिमेनिंग एंगल्स को आपने फाइंड करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डायग्राम बनानी है और डायग्राम भी आपको कौन सी बनानी है? पैरेललोग्राम। तो आइए पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम स्टूडेंट्स आप हाथ के साथ भी बना सकते हैं, पेन स्केल के साथ भी बना सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा पेन यूज़ करें, पेंसिल यूज़ ना करें। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसके नाम भी चले लिख लेता हूँ, ए बी सी डी। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ए बी सी डी। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130। अब इसका एक एंगल जो है वो स्टूडेंट्स 130 है। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल। तो आपको इसके रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने। अब एक एंगल 130 कौन सा है? वो एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है, एंगल डी भी हो सकता है। मगर याद रखिएगा स्टूडेंट्स कोई एक एंगल 130 का होगा। आप किसी एक को एंगल को 130 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि आपने ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, डी लेना है 130। तो आप किसी एंगल को भी नॉमिनेट कर सकते हैं 130। तो इस हम एंगल ए को नॉमिनेट कर देते हैं 130। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई एंगल भी नॉमिनेट किया जा सकता है 130। तो आपने एंगल ए को नॉमिनेट कर दिया 130। आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है थ्योरम नंबर 1 में हमने पढ़ा ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के। उसकी वजह क्या है? एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। दोबारा देखें एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल सी। तो एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए हमारे पास 130 डिग्री है और एंगल सी हमने फाइंड करना है। देखिएगा एंगल ए की वैल्यू वी है 130 डिग्री और एंगल सी आपने फाइंड कर लिया। इस तरह एंगल सी भी आपके पास स्टूडेंट्स कितना आ गया? 130 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी भी कितने डिग्री का हो गया? 130 डिग्री का।
एज वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। और ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको गिवन है with respect to first theorem of 11th chapter, opposite angles are congruent। तो एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एक पैरेललोग्राम है, इसके 4 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। पैरेललोग्राम है, इसके 4 एंगल है A, B, C, D। तो चारों एंगल का सम 360 होगा। याद रखिएगा जो क्वाड्रिलेटरल होगी, जो शेप्स भी क्वाड्रिलेटरल होगी, हाँ वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रैपेजियम हो, इसके 4 एंगल्स होंगे, चारों का सम 360 होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 360 के। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों एंगल्स है पैरेललोग्राम के A, B, C, D। दोबारा देखिएगा, जैसे कि हमारे पास 4 एंगल है A, B, C, D, चारों का सम आपने देखा कितना होगा? 360। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एंगल A भी अवेलेबल है, जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं एंगल A भी हमारे पास अवेलेबल है 130 और एंगल C भी अवेलेबल है 130। तो आप एंगल A और एंगल C की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल A को आप रिप्लेस करेंगे 130 डिग्री से, एंगल B हमारे पास नहीं है, एंगल C आपके पास 130 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बात को समझना है कि एंगल B एंगल D के इक्वल है। आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एंगल B को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल D से और एंगल D को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल B से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स किसी एक एंगल को रिप्लेस करेंगे आप, एंगल B को रिप्लेस कर सकते हैं D से या एंगल B को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल B से। हम एंगल D को रिप्लेस करने लगे हैं एंगल B से। एंगल B को किससे रिप्लेस करने लगे हैं? एंगल B से। एंगल D को रिप्लेस कर दिया एंगल B से। आप देख रहे हैं 130 और 130 इन दोनों को प्लस करें 260 हो गया। 1 एंगल B प्लस 1 एंगल B, 1 एंगल B प्लस 1 एंगल B, ये मिलकर स्टूडेंट्स 2 एंगल B हो जाएंगे। दोबारा देखें 130 प्लस 130 मिलके 260 हो गया। एंगल D को आपने रिप्लेस कर दिया था एंगल B से। अच्छा अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि हमने एंगल D को क्यों रिप्लेस किया, एंगल D ही लिखा रहने देते तो क्या फ़र्क पड़ता, क्या ऐसा होता, क्या चेंज आती अगर ऐसे ही लिखा रहता। जैसे कि आपको पता है एंगल B के अंदर एंगल D प्लस नहीं हो सकता। B एक डिफरेंट वेरिएबल है और D एक डिफरेंट वेरिएबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन दोनों की वैल्यूज़ ही नहीं हमारे पास। इसलिए स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंगल D को एंगल B से रिप्लेस कर दिया। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा लेक्चर के कि आपने एक वेरिएबल को रिप्लेस करना है, वो आप B को करेंगे या D को करेंगे। जिसको आप रिप्लेस करेंगे दूसरे को रिप्लेस नहीं कर देंगे, एक को रिप्लेस कर देंगे दूसरे को रिप्लेस नहीं करना। अब आप देख रहे हैं 130 130 260 हो गया। एंगल 1B प्लस एंगल 1B ये मिलकर एंगल 2B हो गया। अब देख रहे हैं ये 260 प्लस है, जो ही आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ये स्टूडेंट्स इधर आकर माइनस हो जाएगा। जो ही आप इस 260 को प्लस से राइट साइड पर लेके जाएंगे वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 260 में से 360 में से 260 माइनस कर दें 100 आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 1s एंड 2 50s, एंगल B इज इक्वल 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास एंगल B का आंसर क्या आ गया 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अभी हमें एंगल B को आपने फाइंड कर लिया है, एंगल D को भी फाइंड करना। तो आइए एंगल D को भी फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल B किसके इक्वल है? एंगल D के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल B की अवेलेबल है 50 डिग्री, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी? एंगल D की। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं क्वेश्चन में अवेलेबल था कि एक एंगल आपके पास 130 डिग्री है और आपको रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई एंगल्स भी आप 130 कंसीडर कर सकते हैं, A B C D इनमें से कोई एक। तो हमने एंगल A को कंसीडर किया 130 डिग्री।
जैसे कि आपने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था कि उसमें ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल है एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैंने आपसे कहा था वैसे तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब वैल्यूज गिवन हो तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट की बजाय इक्वल होंगे। एंगल ए की वैल्यू पुट कर दी तो एंगल सी का आंसर आ गया। उसके बाद आपको ये भी अवेलेबल गिवन है, एंगल बी एंगल डी इक्वल है। उसकी वजह क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद आपने एंगल बी को एंगल डी के इक्वल कर दिया। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसकी 4 साइडें 4 एंगल्स होंगे और चारों एंगल्स का सम 360 होगा। आप देख रहे हैं कि हमने चारों एंगल्स लिखे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, और इन चारों का सम 360 हो गया। आपने एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू पुट कर दी, एंगल डी को रिप्लेस कर दिया एंगल बी से, 130 130 260 बन गया, 1 एंगल बी 1 एंगल बी 2 एंगल बी बन गए। उसके बाद आप देख रहे हैं 260 प्लस है, राइट साइड पर आकर माइनस हो गया, 360 में से 260 माइनस कर देंगे 100 आ जाएगा। इसके बाद आपने 2 को 100 से डिवाइड कर दिया, एंगल बी का आंसर हमारे पास 50 आ गया। उसके बाद एंगल डी फाइंड करना रह गया था, जैसे कि आपको अब गिवन था ये एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है, एंगल बी एंगल डी आपस में इक्वल है। आपने एंगल बी की वैल्यू पुट कर दी, इस तरह एंगल डी का आंसर आ गया। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और सेकंड क्वेश्चन अब हम पढ़ने लगे हैं। सुनिएगा स्टेटमेंट, वन एक्सटीरियर एंगल formed on producing one side of parallelogram is 40 degree. Find the measure of its interior angle. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सुना कि एक एक्सटीरियर एंगल को पैरेललोग्राम की लेंथ जो है वो 140 डिग्री है। दोबारा सुनिएगा, अगर आप पैरेललोग्राम के किसी एक एंगल एक्सटीरियर एंगल को प्रोड्यूस करें बढ़ाएं वो 40 डिग्री हो जाता है। आपको इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है। तो आइए हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और समझते हैं इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ सवाल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 11.1 एक्सरसाइज का। ये मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना दी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स रेडी है। अब आप देखिएगा ये एंगल ए है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या ये पैरेललोग्राम के अंदर बना है या पैरेललोग्राम के बाहर? तो यकीनन आपका जवाब होगा ये पैरेललोग्राम के अंदर बना है। इसका मतलब हो गया एंगल ए जो है वो इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल है। आइए नेक्स्ट एंगल ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने दूसरा एंगल ड्रॉ कर दिया। अब मेरा फिर सवाल आपसे है, क्या ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है? तो जवाब होगा इंटीरियर है। तो आपने प्रूव कर लिया कि एंगल बी भी इंटीरियर है। आगे चलते हैं। ये सी है, इसके अंदर आपने एंगल बना दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स अंदर ही एंगल बनेंगे, बाहर तो नहीं ना बनेंगे। अब आपसे मैं पूछूं सी कौन सा एंगल है, तो जवाब होगा इंटीरियर एंगल। अब डी पे आप एंगल ड्रॉ करते हैं। अब फिर मैं वही सवाल पूछूंगा जो मैंने आपसे 3 दफ़ा पहले पूछा कि इंटीरियर एंगल है डी या एक्सटीरियर है, तो जवाब होगा इंटीरियर है। अब नतीजा क्या निकला कि एंगल ए भी इंटीरियर है, एंगल बी भी इंटीरियर है, एंगल सी भी इंटीरियर है, एंगल डी भी इंटीरियर है। इसका मतलब हो गया एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ये चारों एंगल इंटीरियर है। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि आपने एक साइड को प्रोड्यूस करना है, यानी एक साइड को बढ़ाना है। स्टूडेंट्स आप बी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, डी को भी कर सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं। आप चारों साइडों में से किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें आपको समझना ज़्यादा आसान हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बी को ही प्रोड्यूस कर दें। ये कितना प्रोड्यूस करेंगे? जितना आपका दिल करे, थोड़ा सा लिमिटेड सा एक्सटेंड कर दें ताकि बात आपको समझ आ जाए। अब स्टूडेंट्स हम इसका नाम यहाँ पे ई रखेंगे। अब मैं आपसे कहूँ एंगल ए कौन सा एंगल है? इंटीरियर।
एंगल बी कौन सा एंगल है, इंटीरियर, एंगल सी कौन सा एंगल है, इंटीरियर, एंगल डी कौन सा है, इंटीरियर। तो स्टूडेंट्स हम एक और एंगल ड्रॉ करेंगे, आप देखिएगा कुछ ऐसे। इस एंगल का नाम होगा सी बी ई। याद रखिएगा बी नहीं है, अगर आप बी की बात करेंगे तो वो इंटीरियर एंगल बनेगा। अगर आप बी की बात करेंगे तो वो कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर, जैसे कि मैं क्वेश्चन के स्टार्ट में बता चुका हूँ। अब जो आपका एक्सटीरियर एंगल है सी पी ई, ये एक्सटीरियर एंगल है और जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि एंगल बी इंटीरियर है, ये एंगल बी है, ये एंगल बी है और ये इंटीरियर है, और सी बी ई जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने एक साइड को प्रोड्यूस करके ड्रॉ किया। तो आपने सुना कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 40 डिग्री है और आपने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रफ वर्क में एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। आपने एंगल्स की टाइप को डिस्कस अभी नहीं किया। आइए, जैसे आप देख रहे हैं ये एक लाइन है, इसमें एक एंगल अंदर की जानिब बना है और एक एंगल बाहर की जानिब बना है। दोबारा देखिएगा, ये एक एंगल है, एक एंगल अंदर की जानिब है, इसको हम इंटीरियर बोल लेते हैं और इसको एक्सटीरियर बोल लेते हैं, और ये बाहर की जानिब है। स्टूडेंट्स ये अंदर वाला और ये बाहर वाला आपस में इक्वल होंगे। इसको आप x कंसीडर कर लें, इसको 60 कंसीडर कर लें। तो स्टूडेंट्स x जो है वो इक्वल होगा 60 डिग्री के, और इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। जैसे मैंने बताया एंगल्स की टाइप होती हैं, इसको आप बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इसको आप क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। दोबारा देखिएगा ताकि बात की समझ आ जाए। जैसे मैंने बताया एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। कब इक्वल होगा, जब ये अल्टरनेट एंगल हो। तो बाय अल्टरनेट एंगल्स आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं कि वो आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे इन्हें प्रूव कर सकते हैं, बाय अल्टरनेट एंगल। तो आइए स्टूडेंट्स अल्टरनेट एंगल को हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, ज़रा आपने मेरी बात को सुनना है, समझना है। ये एक लाइन है, इसमें इंटीरियर एंगल सी है, इंटीरियर एंगल क्या है, सी, और एक्सटीरियर एंगल है सी बी ई। एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि समझ आ जाए। इंटीरियर एंगल सी है और एक्सटीरियर एंगल है सी बी ई। आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी वो इक्वल है एंगल सी बी ई के, एंगल सी बी ई के। और आप इसकी रीज़न यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे कि ये क्या है जी, अल्टरनेट एंगल। क्या आप लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ये स्टूडेंट्स आप देखिएगा दोबारा, एंगल सी इंटीरियर एंगल है और एंगल सी बी ई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर के इक्वल हो सकता है बाय अल्टरनेट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल सी की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। आप देख रहे हैं एंगल सी बी ई वी हैव 40 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि एंगल सी आपके पास कितने डिग्री का हो गया है, 40 डिग्री का हो गया। एंगल सी कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स आप डायग्राम को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास एंगल सी कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। जैसे कि आपने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ऑपोजिट कौन सा, जैसे ए है, एंगल ए है तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल सी। दोबारा देखिएगा, एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल सी। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हमारे पास एंगल ए की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बट एंगल सी की वैल्यू वी हैव 40 डिग्री। इस तरह आपके पास एंगल ए का आंसर भी 40 डिग्री आ गया।
आपने देखा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। इस तरह हमारे पास एंगल ए की वैल्यू अवेलेबल नहीं है और एंगल सी की अवेलेबल है, वो क्या है 40। इस तरह एंगल ए का आंसर हमारे पास क्या आ गया 40 डिग्री। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल ए और एंगल सी को कैलकुलेट कर दिया। एंगल ए भी हमारे पास 40 डिग्री है, एंगल सी भी हमारे पास 40 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रफ वर्क में कुछ समझाना चाहता हूँ, देखिएगा इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को आप ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं और इसको नाम इसका प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर। और इसका शॉर्ट नेम जो है, जो फेमस नेम जिसको है, उसको आप बोलते हैं डी। इसको डी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी शेप डी जैसी है। आपको याद होगा एक प्रोटेक्टर में, एक डी में टोटल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री। एक डी में, एक प्रोटेक्टर में टोटल एंगल्स हमारे पास कितने होंगे 180 डिग्री, ये आपको पता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फर्ज करें सपोज कि हम प्रोटेक्टर के 2 पार्ट्स कर देते हैं। प्रोटेक्टर के मैंने कितने पार्ट कर दी, 2 पार्ट कर दी। वो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूं, देखिएगा। ये समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। एक पार्ट ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, स्टूडेंट्स एक पार्ट मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिएगा मैंने आपके सामने 2 पार्ट बना दिए। जैसे कि मैंने आपके सामने प्रोटेक्टर का हाफ कर दिया, इसको मैंने आप समझे 2 पार्ट्स बना दी। मैं हाफ कहूँगा तो फिर ज़्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने प्रोटेक्टर के 2 पार्ट कर दी। अब आप देख रहे हैं इसके 2 पार्ट ये बनते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 पार्ट तो हो गए, समझ भी आपको आ रही है, क्या इन दोनों पार्ट्स को अगर हम दोबारा ज्वाइन कर दें, दोबारा जोड़ दें, तो क्या प्रोटेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? सवाल ये है। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास प्रोटेक्टर था, आपने इसके 2 पार्ट कर दिए। जैसे 2 पार्ट हुए, ये इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है और वह इसका सेकंड पार्ट कहलाता है। अब ये दोनों पार्ट्स को क्या जोड़े, प्रोटेक्टर की शेप बनेगी कि नहीं बनेगी? यकीनन बनेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दोबारा ज्वाइन कर दूं तो दोबारा प्रोटेक्टर बन जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, दोबारा प्रोटेक्टर बन जाएगा। मतलब 180 डिग्री दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब हो गया जो आपने प्रोटेक्टर के 2 पार्ट्स बनाए थे, अगर आप उन दोनों को जोड़ दें तो एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही बात मैं आपको हमारे सवाल में समझाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ये हमारे पास प्रोटेक्टर है। ये जरा प्रोटेक्टर देखिएगा। एक आधे पार्ट का नाम है एंगल बी, आधे पार्ट का नाम है एंगल बी और आधे पार्ट का नाम है एंगल सी बी ई। ये देखिएगा, ये जरा मैं आपके सामने इसको डॉग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्रोटेक्टर के हाफ पार्ट का नाम है एंगल बी, ये इंटीरियर एंगल है, और प्रोटेक्टर के बाकी पार्ट का नाम है एंगल सी बी ई जो कि एक एक्सटीरियर एंगल। अगर आप इन्हें जोड़ दें तो पूरी डी बनेगी, पूरा प्रोटेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? यकीनन बनेगा। इसका मतलब हो गया एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई वो एक प्रोटेक्टर के इक्वल होता है। प्रोटेक्टर का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे एंगल बी इज प्लस एंगल सी बी ई, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल 180 डिग्री। आपने देखा एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर को प्लस करेंगे प्रोटेक्टर बनेगा, और वो प्रोटेक्टर किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हैं बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो आपने दोनों एंगल्स को इक्वल किया वो किस थ्योरम्स के जरिए किया, बाय सप्लीमेंट्री थ्योरम्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल बी अवेलेबल नहीं है, आप एंगल बी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। एंगल सी बी ई हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि आपने देखा कि सी बी ई हमारे पास 40 डिग्री अवेलेबल है। सी बी ई हमारे पास 40 डिग्री अवेलेबल है, ये 40 प्लस है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट साइड पर आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 180 में से आप 40 माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 140 डिग्री। आपने देखा कि हम 180 में से 40 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। तो स्टूडेंट्स बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने एंगल बी को कैलकुलेट कर लिया। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स आपने एंगल ए और एंगल सी को कैलकुलेट कर लिया। अब आप देख रहे हैं एंगल डी को कैलकुलेट करना बाकी है। आप देख रहे हैं एंगल डी किसके इक्वल है, वो एंगल बी के। वजह क्या है, एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या है, ऑपोजिट एंगल है। तो आइए स्टूडेंट्स इस थ्योरम की मदद, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम एंगल बी वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। इसकी वजह क्या है, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। एंगल बी वी हैव 140 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल डी। तो आपने देखा कि एंगल डी का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 140 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे सवाल का जवाब ठीक है या गलत है, तो आप रफ वर्क में कुछ ऐसा कर सकते हैं। रफ वर्क में स्टूडेंट्स ही हम चेक करने के लिए करने लगे हैं, आप क्वेश्चन की तसल्ली के लिए कि आपका सवाल का जवाब ठीक है कि गलत है। आप चारों एंगल्स को प्लस करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, 360 आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल ए अवेलेबल है 40 डिग्री, एंगल बी हमारे पास 140 डिग्री, एंगल सी हमारे पास 40 डिग्री और एंगल डी 140 डिग्री। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सभी एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी। आप इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करके देखें कैलकुलेटर में, 360 इज इक्वल 360। इसका मतलब हमारे सवाल का जवाब 100% जो है वो ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनिट नंबर 11 में कोई भी डेफिनेशन नहीं है, तो इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा। और ये जो क्वेश्चन आप करते रहे हैं ये नंबर ऑफ टाइम बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, ईयर्स इवन बताए जा सकते हैं किस किस ईयर में ये पेपर में सवाल आ चुका है। आपने देखा इसमें एक एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन था और आपको ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने थे। सबसे पहले हमने इंटीरियर एंगल्स को हाईलाइट किया कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। उसके बाद आपने देखा कि एक एक्सटीरियर एंगल बनाया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इंटीरियर एंगल थे और एंगल सी बी ई जो था वो एक्सटीरियर एंगल्स था। तो आपने इंटीरियर को एक्सटीरियर के इक्वल किया बाय अल्टरनेट एंगल्स। आपने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पुट की तो इंटीरियर का आंसर आ गया। उसके बाद आपने थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम को यूज़ किया कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल ए को एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट किया, या देख रहे हैं आपने लिखा एंगल सी की वैल्यू आपने पुट कर दी तो एंगल ए का आंसर आ गया। उसके बाद आप दोबारा डायग्राम को समझ रहे हैं कि ये हमारा पूरा प्रोटेक्टर बनता है। एक इंटीरियर और एक्सटीरियर को प्लस करें, इंटीरियर हमारे पास बी है और एक्सटीरियर एंगल सी बी ई है, इन्हें प्लस करें तो 180 डिग्री आएगा। तो आपने उसी तरह जैसे आप देख रहे हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई को प्लस किया, वो 180 डिग्री हो गया बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आपने एंगल सी बी ई की वैल्यू पुट की, ये 40 था, प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया, 180 में से 40 माइनस कर दिया, 140 आ गया। एंगल बी का आंसर हमारे पास 140 आ गया। एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो एंगल बी की वैल्यू 140 है तो एंगल डी की वैल्यू भी 140 हो जाएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 2 को पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं थ्योरम नंबर 2 है, इफ
two opposite side of quadrilateral are congruent, if two opposite side of quadrilateral are congruent and parallel, it is a parallelogram। जैसे कि आपने सुना एक क्वाड्रिलेटरल कि दो ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी हो और पैरेलल भी हो, उन्हें आप पैरेललोग्राम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और मैंने उसकी 5 टाइप्स आपको समझाई थी, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रैपेजियम। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पैरेललोग्राम भी इंक्लूड होती है। तो आपने सुना कि दो अगर अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हो, ये पैरेललोग्राम होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इस थ्योरम को पढ़ना नहीं, जस्ट आपने एमसीक्यू के लिए कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करनी। तो आइए मार्क करते हैं। सबसे पहले टू अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम और पैरेलल। दोबारा देखिएगा, टू अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल, कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल एंड पैरेललोग्राम। इनको स्टूडेंट्स आपने अंडरलाइन कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पॉसिबिलिटीज़ है जो पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। जितने मैंने वर्ड मिस करवाए हैं स्टूडेंट्स सारे मिस होकर नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक वर्ड मिस हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी हो सकती हैं वो मैंने सारी की सारी आपको मार्क करवा दी है ताकि कोई ऐसा वर्ड आपसे मिस ना हो और आपको पता ना चल सके जो पेपर में आपको आए और आपको ना समझ आए। आइए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स 11.2 एक्सरसाइज हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसमें थ्योरम है। 11.2 एक्सरसाइज हम नहीं पढ़ेंगे, मैंने बताया इसमें थ्योरम है। थ्योरम नंबर 3 को आप डिस्कस करते हैं। आइए थर्ड थ्योरम को डिस्कस करते हैं। द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and equal to the 1/2 of its length। स्टूडेंट्स आपने सुना कि अगर आप ट्राइंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लें, ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लें। आइए साथ डायग्राम भी बनाते हैं। ये देखिएगा, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं। ये ट्राइंगल बन गई। अब इसके दो साइड्स हैं। अब स्टूडेंट्स कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं। तो हम इन दोनों को लेते हैं जिनमें आपको सॉल्व करने में, समझने में आसानी रहे। ये स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। नाम भी चले मैं लिख लेता हूँ, A B C। आप इन्हें क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। The line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side। वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, and equal to the 1/2 of its length। आप क्या करेंगे, इसमें एक थर्ड साइड बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने थर्ड साइड जो है वो बना दी। आपने देखा कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू। ये पैरेलल होगा, ये लाइन पैरेलल होगी। ये स्टूडेंट्स ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो पैरेलल होगी, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो आपने लाइन जो बनाई है, चलिए इसका नाम भी रख लेते हैं MLM। स्टूडेंट्स ये जो आपने लाइन बनाई है, ये से आप देख रहे हैं NM, वो स्टूडेंट्स हाफ के इक्वल होगी BC के। अब देखिएगा BC का यानी थर्ड साइड का आप हाफ कर दें तो NM के इक्वल आ जाएगा। तो दोबारा मेरी बात सुनिएगा, अगर आप NM लाइन का हाफ करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपने सुना कि एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें तो जो लाइन बनती है
उस लाइन का आप हाफ करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल होगी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रायंगल शेप भी बना के दिखाई, पॉइंट्स को जॉइन भी करके दिखाया और बताया हाफ भी क्या बनेगा। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि एन एल जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है एन एल, वो इक्वल होगी बी सी के, ठीक है। और एन एम जो है, अगर आप इसका एन एम का हाफ कर दें तो वो बी सी के इक्वल आएगा। एन एम का हाफ कर दे तो किसके इक्वल आएगा? बी सी के। आइए एक दफ़ा दोबारा थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। The line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side and equal to 1/2 of its length। तो स्टूडेंट्स आपने लाइन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, लाइन सेगमेंट, उसके बाद मिड पॉइंट्स, उसके बाद टू साइड, उसके बाद ट्राइंगल, फिर पैरेललोग्राम, थर्ड साइड एंड 1/2। ये स्टूडेंट्स जितने पॉइंट्स अंडरलाइन हो सकते थे फॉर थ्योरम वो मैंने आपको बता दी। आइए नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 204 हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 204 स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। द लाइन सेगमेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स। द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the side of quadrilateral taken in order form a parallelogram। आपने सुना कि आप एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट से, किसकी मिड पॉइंट्स को? क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को। तो क्या बनती है? एक पैरेललोग्राम। क्या बनेगी? पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स आपने सुना कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें तो जो फिगर बनेगी उसको आप बोलते हैं पैरेललोग्राम। आइए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को भी हम डायग्राम से समझते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली है, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी डी। अब स्टूडेंट्स इसका मिड पॉइंट हम रखेंगे, इसका नाम रखते हैं ई, इसके मिड का नाम रखेंगे एफ, इसके मिड का नाम रखेंगे जी, इसके मिड का नाम रखेंगे एच। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके हमने मिड पॉइंट डिसाइड कर लिए। जैसे कि आपको बताया गया था स्टेटमेंट के अंदर, द लाइन सेगमेंट। अब आपने लाइन सेगमेंट बनाना है, कैसे बनाना है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड। अब आपने मिड पॉइंट्स को क्या करना है? ज्वाइन करना है। जैसे आप देख रहे हैं ई को हम ज्वाइन कर देंगे एफ के साथ, एच को ज्वाइन कर देंगे जी के साथ, ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। इसके बाद आप एच को ज्वाइन करेंगे ई के साथ और जी को ज्वाइन कर देंगे एफ के साथ। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम जो है वो बन गई। अगर आप देखिए मैं इसको शेड करके दिखाऊं तो आई एम श्योर कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसको शेड भी करके दिखाता हूं, देखिएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसको शेड कर दिया ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसकी बेहतर समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं हमारी पैरेललोग्राम जो है वो बन गई है, उसका नाम है ई एफ जी एच। पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ई एफ जी एच। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने एग्जाम्पल पढ़ी, the line segment joining the midpoint of side of quadrilateral taken in order from a form a parallelogram। तो आपने देखा क्वाड्रिलेटरल के हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो जो रिजल्ट हमारे पास आया वो एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। आइए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं। अब देख रहे हैं 11.3 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स 11.3 एक्सरसाइज में सब के सब थ्योरम है, तो स्टूडेंट्स आपने इसका कोई
थ्योरम भी जो है वो पेपर के लिए तैयार नहीं करना। आइए नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम थ्योरम की स्टेटमेंट को ओनली फॉर एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, ओनली फॉर एमसीक्यूज। तो आइए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। थ्योरम नंबर 4 हमारे पास है, द मिड पॉइंट, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो स्टूडेंट्स आपने सुना द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। सुनिएगा, मीडियन क्या होता है? जो ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो डायग्राम बनती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। उसके बाद कंकरेंट। ये स्टूडेंट्स कंकरेंट क्या चीज़ होती है? जैसे कि अब आप देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, आपने मेरी बात को सुनना है ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। आप देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके सामने 2 लाइन ड्रॉ की है। ये मैंने आपके सामने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं और आपने देखा ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे। स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, एक पॉइंट पे मैच करना वो कहलाता है इंटरसेक्ट। एक पॉइंट पे मैच करना क्या कहलाता है? इंटरसेक्ट। इस तरह स्टूडेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना, जैसे आप देख रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट पे मैच करती हैं, आपने देखा 2 लाइंस कितने पॉइंट पे मैच करती हैं? एक पॉइंट पर, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। इस तरह 3 या 3 से ज़्यादा लाइन अगर एक पॉइंट पे मैच करती हैं, इसको आप बोलेंगे कंकरेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कंकरेंट। मैंने बताया 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, आप इन्हें क्या बोलेंगे? कंकरेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट हुई है, इसको आप बोलेंगे कंकरेंट। तो जैसे मीडियंस को जिक्र कर रहे थे और मैंने बताया कि ट्राइंगल्स के मिड को ज्वाइन करने से मीडियंस बनेंगे और जो जब वो एक पॉइंट पे तीनों मैच करेंगे तो वो कंकरेंट होंगे। आइए पहले मीडियंस ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, आप देख रहे हैं, ये इसके मिड बना दिए ABC X Y Z। अब आप देखें ना, AB का मिड है X, BC का Y, AC का Z। अब आप क्या करेंगे? A को Y से ज्वाइन करेंगे, B को Z से ज्वाइन करेंगे और C को आप X से ज्वाइन करेंगे। आपने देखा कि तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन, तीनों मीडियंस को ज्वाइन करने से ये कॉन्करेंट प्रूव हो गया, कॉन्करेंट प्रूव हो गया, जिसका नाम आपने O रख दिया। आइए एक दफ़ा स्टेटमेंट को दोबारा समझते हैं, क्योंकि अब आपको मीडियंस की भी समझ आ गई और कॉन्करेंट की भी समझ आ गई। तो देख रहे हैं, द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे? ये जो मीडियंस बने थे, ये जो हमने मीडियंस ड्रॉ किए हैं, इनका आप क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके सामने एक लाइन लगाई, ये मैंने आपके सामने एक और लाइन लगाई और ये ऐसे लाइन लगाई, और आपने देखा ये ट्राइसेक्शन बनेगा, 3 लाइनें एक पॉइंट पे मैच करेंगी। तो आइए स्टूडेंट्स हम इनमें MCQs के लिए वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। The medians of triangle are concurrent and their point of concurrency is point of trisection of median। तो अंडरलाइन करेगा वर्ड को, medians, concurrent, point of concurrency, trisection। ये स्टूडेंट्स आपने इस थ्योरम को फॉर MCQs के लिए पढ़ लिया। आइए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 11.4 स्टूडेंट्स, इसे भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें थ्योरम है। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आपने इस चैप्टर में से कोई भी थ्योरम बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करना, दैट्स वाई हम थ्योरम को प्रिपेयर नहीं करेंगे। आइए 11.5 थ्योरम को पढ़ते हैं फॉर MCQs। जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ 3 or more parallel lines make congruent segment on a transversal
they also intercept congruent segment on any other line that cut them. तो आपने सुना अगर तीन पैरेलल लाइंस हो और कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट से बनी हो, उन पर ट्रांसवर्सल लाइंस लगाए जाएं तो वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हुए कट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपने वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, 3 और मोर पैरेलल लाइंस, उसके बाद ट्रांसवर्सल, इंटरसेप्ट, ये स्टूडेंट्स वर्ड्स जो हैं आपने इस थ्योरम में फॉर एमसीक्यूज अंडरलाइन करने हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे 207 पे आप एक देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है एग्जाम्पल, a line through midpoint of one side, a line through the midpoint of one side parallel to another side of triangle bisect the third। आपने सुना एक लाइन मिड पॉइंट से जो बनाई जाती है एक साइड की, वो पैरेलल होती है अदर साइड के ऑफ ट्राइंगल के, जो इसको बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। A line through the midpoint of one side parallel to the another side of triangle bisect the third side। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स 11 एक्सरसाइज 11.5 को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको जहन में रखना है इस एक्सरसाइज को भी आपने तैयार नहीं करना, बिकॉज इसमें से भी कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। आइए रिव्यू एक्सरसाइज को सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, fill in the blanks in a parallelogram opposite side are congruent। आपने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा, opposite sides are congruent। दूसरा पॉइंट देखिएगा, in a parallelogram opposite angles are congruent, ये आपने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा। diagonals of a parallelogram dash each other, तो स्टूडेंट्स ये भी आपने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था, बाइसेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख रहे हैं, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ये भी आपने थ्योरम नंबर 4 में पढ़ा था कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स diagonals of a parallelogram divide the parallelogram into dash triangles into two congruent triangle। आपको याद होगा हमने ट्राइंगल्स को बाकायदा तौर पे सॉल्व करके देखा था और वो 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट्स बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करें। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, अब आप देख रहे हैं एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी ऑपोजिट साइड ABCD के कॉन्ग्रुएंट होगी, ABCD के कॉन्ग्रुएंट होगी, AD BC के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है AB इज डैश टू DC, तो स्टूडेंट्स AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, इस तरह BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। तो स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 3 के, ये एक अल्टरनेट और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, और एंगल 2 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। तो आप देख रहे हैं एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। तो स्टूडेंट्स आपको जो अननोन गिवन फिगर है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर ली। मैंने पहले भी बताया आप डायग्राम हाथ के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर यही होगा कि आप स्केल यूज़ करें। तो ये एंगल हमारे पास 75 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये एंगल हमारे पास m डिग्री है, ये हमारे पास n डिग्री है, और ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या बना है, प्रोटेक्टर बना है पूरा एंगल, यानी x डिग्री और y डिग्री जो है वो एक प्रोटेक्टर बना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है। अननोन को आपको फाइंड करना है। अननोन का मतलब हो गया x को कैलकुलेट करना है, y को कैलकुलेट करना है, n को कैलकुलेट करना है, n को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में नाम नहीं लिखे तो हम मुझसे नाम लिख लेंगे, जो आप मुनासिब समझे वो नाम लिख लेंगे। A B C D E। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का थर्ड वाला। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड वाला। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझना शुरू करें। जैसे कि आपने 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, इसका मेथड बिल्कुल उसी तरह है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में नंबर ऑफ टाइम आ चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें से जस्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना है, इसमें से डेफिनेशन नहीं आती क्योंकि इसकी डेफिनेशन कोई है ही नहीं। एंगल A 75 डिग्री है और ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल। एंगल A पैरेललोग्राम के अंदर बना है जो 75 डिग्री है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद आप देख रहे हैं एंगल B कितने डिग्री का है, x डिग्री का, इससे भी आप इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बोलेंगे। एंगल C ये n डिग्री है जो पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल है। उसके बाद आप देख रहे हैं एंगल D वो m डिग्री है, उसकी लेंथ m डिग्री है और ये भी आपका इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो y है ये पैरेललोग्राम के बाहर बना है। पैरेललोग्राम के किधर बना है, बाहर बना। आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये, मैं चलिए थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहे। आप देख रहे हैं ये जो डार्क पोर्शन है स्टूडेंट्स ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। आप देख रहे हैं A B C D इंटीरियर एंगल है और एंगल C B E ये कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर। एंगल A B C D कौन सा एंगल है, इंटीरियर। और याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं CBE या EBC। बेहतर ये होगा आप CBE बोले। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने 11.1 एक्सरसाइज में अल्टरनेट एंगल को पढ़ा था। उसमें आपको याद होगा एक इंटीरियर एंगल इक्वल होता है एक एक्सटीरियर एंगल के। तो आप कह सकते हैं एंगल C वो इक्वल होगा एंगल CBE के। आपने देखा एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल CBE। इसकी रीजन में आप लिखेंगे ये कौन सा है जी, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, बाय अल्टरनेट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स एक इंटीरियर को एक एक्सटीरियर के इक्वल आप कर सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल्स। तो आप देख रहे हैं किताब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास n जो है वो अवेलेबल नहीं है, n हमारे पास अवेलेबल नहीं है और x भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, n भी हमारे पास नहीं है, n भी हमारे पास नहीं है, n भी नहीं है, y भी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, ऑपोजिट एंगल्स का पहले सहारा लें। क्या करें स्टूडेंट्स, आप एंगल A को एंगल C के इक्वल करें। जरा देखिएगा मेरी बात को दोबारा सुनिएगा। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। और स्टूडेंट्स ये क्यों इक्वल होंगे, जैसे कि आपको पता है एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। आप देख रहे हैं एंगल A वी हैव 75 डिग्री और एंगल C हमारे पास क्या है, n डिग्री। एंगल A हमारे पास क्या है, 75 डिग्री और एंगल
ए हमारे पास 75 डिग्री, एंगल सी हमारे पास n डिग्री। तो इस तरह स्टूडेंट्स n आपके पास 75 डिग्री आ गया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोबारा उसी स्टेटमेंट को लिखेंगे जो आपने कुछ देर पहले लिखी थी कि एंगल C इक्वल होगा एंगल CBE, और आपने बताया था ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है ये। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल C है n डिग्री, एंगल C आपके पास क्या है, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, एंगल C आपके पास क्या है n डिग्री, और एंगल CB वो आपके पास क्या है y। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, लिखा एंगल C की जगह n डिग्री और एंगल CBE की जगह आपने क्या लिखा y डिग्री। एंगल C की वैल्यू n और एंगल CBE की y। अब आप देखिए n की वैल्यू जैसे कि आपको नज़र आ रही है, वैल्यू ऑफ n हमारे पास क्या है 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे पुट कर दें, n की जगह आप क्या लिखेंगे 75 डिग्री, n की जगह आप क्या लिखेंगे 75 डिग्री। सो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू ऑफ y अवेलेबल है 75 डिग्री। दोबारा एक दफ़ा देखिएगा, आपने अल्टरनेट एंगल्स लिखा, एंगल C इज इक्वल एंगल CBE, और एंगल C हमारे पास n डिग्री था, एंगल CBE y था, वैल्यू ऑफ n वी हैव 75 डिग्री पुट कर दिया आपने, तो y का आंसर हमारे पास 75 डिग्री आ गया। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास n जो y डिग्री है वो 75 आ गया, जो आपके पास y डिग्री है वो क्या है 75। जैसे कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था, x डिग्री और y डिग्री को प्लस करें, कंप्लीट करें, जमा करें, इकट्ठा करें, तो क्या बनती है d का मतलब क्या होगा 180 डिग्री। इसका मतलब x को और y को आप प्लस करें तो ये d बनेगी। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये d बनती है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए आधा ये है और आधा ये है, इन्हें इकट्ठा कर दें तो पूरी d बन जाएगी। तो आपने सुन लिया, समझ भी लिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। और मैंने आपको इसकी रीज़न भी समझाई थी। इसकी रीज़न आपके पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स आपने x में y प्लस कर दिया, 180 डिग्री हो गया, रीज़न आपने बता दी, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ y अवेलेबल है, तो आप पुट कर दें, वैल्यू ऑफ y आपके पास क्या अवेलेबल है 75। आप देख रहे हैं 75 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 180, 75 प्लस है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस 75 प्लस था, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो गया। 180 में से स्टूडेंट्स आप माइनस कर देंगे 75, तो आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। 180 डिग्री में से स्टूडेंट्स आपने कितना माइनस कर दिया 75 डिग्री, x का आंसर आपके पास 105 आ गया। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा ताकि क्लियर हो जाए। आपने देखा x और y को प्लस करेंगे 180 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ y आपने पुट कर दी 75। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे 75 प्लस है, उसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, वो प्लस से माइनस हो जाएगा। 180 में से 75 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर x आ जाएगा 105 डिग्री। तो आइए स्टूडेंट्स डायग्राम को डिस्कस करते हैं दोबारा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास x का आंसर अब आपके पास क्या आ गया है 105 डिग्री। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 105। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास n का आंसर भी आ गया 75 डिग्री, x का भी आ गया, y का भी आ गया, जस्ट m का रह गया। अब आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल b किसके इक्वल होगा एंगल d के। तो आइए स्टूडेंट्स हम एंगल b को एंगल d के इक्वल करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। हम लिखेंगे एंगल b इज इक्वल एंगल d। जैसे कि आप देख रहे हैं बुक में एंगल b हमारे पास x डिग्री अवेलेबल है और एंगल d हमारे पास m डिग्री अवेलेबल है। एंगल b x है और एंगल d आपके पास क्या है m। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ x अवेलेबल है 105, सो पुट हेयर, और ये m डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास m का आंसर भी 105 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा क्वेश्चन का आप रिव्यू ले लें ताकि आपको मेरी बात की मुकम्मल समझ आ जाए।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये डायग्राम है और आपने सबसे पहले एंगल ए को एंगल सी के इक्वल लिखा, एंगल ए को एंगल सी के इक्वल लिखा, जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल ए को एंगल सी के इक्वल लिखा। एंगल ए आपके पास 75 था और एंगल एन आपके पास सी आपके पास एन था। इस तरह एन का आंसर आपके पास 75 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने अल्टरनेट एंगल लिए, एंगल सी को इक्वल कर दिया एंगल बी सी ई के बाय अल्टरनेट एंगल्स। तो आप देख रहे हैं एंगल सी एन है और एंगल सी बी ई वाई है। एंगल एन की वैल्यू हमारे पास 75 थी, जैसे कि आप देख रहे हैं एन की जगह आपने 75 पुट किया, वाई का आंसर 75 आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने प्रोटेक्टर बनाया, x को y में ऐड करके x को y में प्लस किया, हमारा प्रोटेक्टर बन गया, यानी 180 डिग्री आ गए। तो आपने लिखा x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल 180 बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल वैल्यू ऑफ y हमारे पास अवेलेबल है, जैसे आप देख रहे हैं 75, वो आपने पुट कर दी, 75 प्लस था दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, 180 में से आपने 75 माइनस कर दिया, x का आंसर 105 आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं डायग्राम को, एंगल b को आपने एंगल d के इक्वल किया, एंगल b हमारे पास x था, एंगल d हमारे पास m था। तो हमने देख रहे हैं कि हमने इनकी वैल्यूज पुट की, वैल्यू ऑफ x अवेलेबल है हमारे पास 105, x की जगह आपने वैल्यू ऑफ x पुट कर दी, इस तरह वैल्यू ऑफ m हमारे पास आ गया 105। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं बुक पर, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है इफ द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड एक्स एंड एम। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक फिगर पैरेललोग्राम अवेलेबल है ए बी सी डी और आपको x और m को कैलकुलेट करना। इंतहाई आसान सवाल है स्टूडेंट्स, आपको जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आइए परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर डायग्राम बनाना इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। फाइव एम प्लस 10, ये वैल्यू ऑफ d आपके पास अवेलेबल है। वैल्यू ऑफ c आपके पास है 11x स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू ऑफ a अवेलेबल है 55 डिग्री। वैल्यू ऑफ b हमारे पास फाइंड करना बाकी है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें m और x को कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है और वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करनी है, दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, आई मीन टू से दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑफ 11th चैप्टर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हमने इन्हें सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। एंगल ए इज इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। बोथ थिंग्स आर स्टूडेंट्स गिवन टू अस, ये हमें गिवन है। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। दीज बोथ थिंग्स आर गिवन टू अस। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल ए को इक्वल कर देंगे एंगल सी के। एंगल ए को किसके इक्वल कर देंगे, एंगल सी के। एंगल ए वी हैव 55 डिग्री, एंगल सी वी हैव 11x। एंगल ए आपके पास क्या है 55 डिग्री और 11 सी आपके एंगल सी आपके पास क्या है 11x। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, 11a 55 डिग्री और एंगल a 55 डिग्री और एंगल c 11x। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 11 1 और 11 5। सो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने एक आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने x को कैलकुलेट कर लिया है 5 डिग्री।
उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि एंगल बी, जैसे आप देख रहे हैं एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं, डायग्राम को आप देख रहे हैं, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मगर एंगल डी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5m + 10। इसका मतलब हो गया एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है। जब आप एंगल बी की वैल्यू पुट करेंगे 5m + 10, तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, एंगल बी की। एंगल बी की वैल्यू और एंगल डी की वैल्यू क्या है, इक्वल है। उसकी वजह क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर एंगल डी की वैल्यू पुट की और एंगल बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। आपने देखा हमारे पास x का आंसर आ गया है, हमारे पास m का आंसर फाइंड करना बाकी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, चारों एंगल्स को प्लस करेंगे। चारों एंगल जो पैरेललोग्राम के हैं उन्हें प्लस करेंगे। आप देख रहे हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल 360 डिग्री। हम चारों एंगल्स को प्लस कर देंगे, एंगल A को भी, एंगल B को भी, एंगल C को भी, एंगल D को भी। आप देख रहे हैं हमारे पास बुक में क्वेश्चन के अंदर एंगल A की वैल्यू अवेलेबल है 55 डिग्री। स्टूडेंट्स अब आपको वही वैल्यूज पुट करनी है जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। एंगल B जैसे भी आपने कुछ देर पहले फाइंड किया, वो आपके पास क्या है, 5m + 10। तो हम इसको लिखेंगे एंगल B की जगह 5m + 10। एंगल C, स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल C बुक में अवेलेबल है 11x। एंगल D हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है 5m + 10 इज इक्वल 360। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल A हमारे पास 55 डिग्री है, उसके बाद एंगल B हमारे पास 5m + 10 है, एंगल C वी हैव 11x, एंगल D वी हैव 5m + 10 और चारों एंगल्स का सम कितना है, 360। तो आइए स्टूडेंट्स इन्हें हम मजीद सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं 55 के अंदर अब 10 ऐड कर दें। 55 में 10 ऐड करेंगे, द आंसर विल बिकम 65। 10 और ऐड कर दें, द आंसर विल बिकम 75। 55 + 10 + 10, the answer will become 75 degree. Now 5m + 5m is equal to 10m. 5m + 5m is equal to 10m. Students हमारे पास वैल्यू ऑफ x भी अवेलेबल है, एज यू नो 11 × 5। वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या अवेलेबल थी, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ x वी हैव 5, सो आप x की जगह वैल्यू ऑफ x मीन्स टू से दैट 5 पुट कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। द आंसर विल बिकम 55। क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 55। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 75 के अंदर 55 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 75 के अंदर किसको ऐड कर देंगे, 55 को आप ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा 130। 75 में 55 को ऐड कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 130 + 10n। आप देख रहे हैं 130 10 के अंदर ऐड नहीं हो सकता, 130 10 में ऐड नहीं हो सकता। तो आप इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे ताकि हम n को कैलकुलेट कर सके, ताकि आप किसको कैलकुलेट कर सके, m को कैलकुलेट कर सके। अब देख रहे हैं 130 प्लस है, 130 प्लस था, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। यू नो दैट 360 में से 130 माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 230। 360 में से 130 माइनस कर देंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 230। अब देख रहे हैं ये 0 इस 0 से कैंसिल कर दिया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दें, 230 डिवाइड बाय 10, उस तरह भी सॉल्व हो सकता है। बट आपको लेटेस्ट चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं m इज इक्वल 23 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जो ही आपने 0 को 0 से कैंसिल किया तो m का आंसर हमारे पास क्या आ गया 23 डिग्री।
तो स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा हमारे क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए एक दफ़ा इसका रिव्यू लें ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अवेलेबल था, ABCD एक पैरेललोग्राम हमें अवेलेबल थी, वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ m हमें कैलकुलेट करना था। आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट एंगल्स गिवन थे, हमें ऑपोजिट एंगल्स अवेलेबल है हमारे पास, वो गिवन है। आप देख रहे हैं एंगल A वो इक्वल है एंगल C के, एंगल B है वो इक्वल है एंगल D के, ये गिवन था स्टूडेंट्स। आपने एंगल A और एंगल C की वैल्यूज पुट की। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल A वी हैव 55 एंड एंगल C वी हैव 11x, 11 1 जा और 11 5 जा 55, x का आंसर आपके पास 5 आ गया। उसके बाद आपको पता है कि एंगल B एंगल D के इक्वल है। एंगल B की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी क्वेश्चन में एंगल D की वैल्यू अवेलेबल थी 5m + 10। तो आपको पता है जो एंगल B की वैल्यू है वही एंगल D की वैल्यू, बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल B वी हैव 5m + 10। उसके बाद एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल 360। आपने देखा कि एंगल A की वैल्यू पुट की, एंगल B की वैल्यू पुट की, एंगल C की वैल्यू पुट की, एंगल D की वैल्यू पुट की। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 55 में आपने 10 प्लस किया 65 बन गया, 65 में आपने फिर 10 प्लस किया 75 बन गया, 5m ने आपने 5n ऐड किया 10n बन गया, और ये 11x के अंदर आपने x की वैल्यू पुट कर दी 5। अब देख रहे हैं ये 75 में ये 10 नहीं ऐड हो सकता 10m, तो आप क्या करें 11 को 5 से मल्टीप्लाई करके 55 बना दें। 75 में आप 55 ऐड करेंगे, द आंसर विल बिकम 130 प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 360 में से 130 माइनस कर देंगे तो आंसर 230 आ जाएगा। 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, इस तरह m का आंसर हमारे पास 23 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं, आइए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते और समझते हैं। द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ MN। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक पैरेललोग्राम है LMNP, आपको m और n का आंसर फाइंड करना है। जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि डायग्राम बनाना क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। LMNP, एंगल L we have 55 डिग्री, एंगल M we have 55 डिग्री। इसके बाद LP 4m + n, LN MN is equal 10, PN is equal 8 and 8m - 4n इज इक्वल LN। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम साइड्स को इक्वल करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसमें हमें एंगल्स की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। इस क्वेश्चन में आपको MN की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और स्टूडेंट वो जो MN है वो साइड्स में लिखे हैं। आप देख रहे हैं ये MN साइड लेंथ ऑफ साइड है, इस तरह ये भी ये 8 - 4n ये भी लेंथ ऑफ साइड है। तो आपकी बात स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम आप साइड्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो बहुत ही आसान थ्योरम है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आइए परफॉर्म करते हैं। वैल्यू ऑफ m और वैल्यू ऑफ n आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, LMP n के इक्वल होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे LM इज इक्वल टू PN, LM इज इक्वल टू PN। जैसे कि आप देख रहे हैं बुक पे, वैल्यू ऑफ LM वी हैव 8m - 4n और वैल्यू ऑफ PN वी हैव 8। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, वैल्यू ऑफ LM वी हैव 8m - 4n और वैल्यू ऑफ PN आपके पास 8 है। अब देख रहे हैं ये 8 है, ये 4 है, इनमें से कॉमन आ सकता है।
आपके ज़हन में सवाल होगा हम कॉमन क्यों लेना चाहते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो स्टूडेंट्स कॉमन लेने से क्वेश्चन की लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है। आपको पता है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क का पेपर में आना है और टाइम भी पेपर में आपके पास लिमिटेड होता है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी लिमिटेड रेंज का ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। दैट्स वाई हम इसको 4 कॉमन ले लेंगे, इनमें से 4 कॉमन ले लें। तो 4 के टेबल में 8 कब आएगा? 2 टाइम्स। 4 के टेबल में 4 कब आएगा? 1 टाइम। आप देख रहे हैं 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, 2m माइनस n इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स हम इसको लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। आपने इसको क्या लेबल किया है? इक्वेशन नंबर 1। आपने देखा LM को इक्वल किया था Pn के और हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने लेबल कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं, दूसरी अपोजिट साइड्स को आपने इक्वल करना है। ये कौन सी दूसरी को आप इक्वल करना चाह रहे हैं? LP को आप इक्वल करेंगे MN के। स्टूडेंट्स आप LP भी लिख सकते हैं और PL भी लिख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हैं। LP इज इक्वल टू MN, इनको हम इक्वल करेंगे। आइए LP इज इक्वल MN। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने बताया जब वैल्यूज अवेलेबल हो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना, फिर आपको इक्वल लिखना है। कॉन्ग्रुएंट तो आपको पता है ना, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट यूनिट नंबर 10 के लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंट के बारे में डिटेल से सीखा था। तो LP, वैल्यू ऑफ LP वी हैव 4m प्लस n, वैल्यू ऑफ MN इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ MN इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें से कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं आती। तो कॉमन नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इसको लेबल कर ले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जैसे आपने लेबल कर, आप स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को देख रहे हैं। आपके पास 2 इक्वेशन है, इसमें से आपने m और n का आंसर फाइंड करना है। आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक है जी बाय सब्स्टिट्यूशन, m या n का आंसर फाइंड करें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। दूसरा है कैंसिलेशन, दोनों वेरिएबल में से, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को आप क्या कर दें? कैंसिल कर दें, हाँ वो m हो या n हो। तो स्टूडेंट्स हम कैंसिलेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जैसे कि आपने सुना, आप क्या लिखेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही हैं 1 और 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं? कैंसिलेशन करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन है 2m माइनस n इज इक्वल टू 4m प्लस n इज इक्वल 10। 2m माइनस n इज इक्वल टू 4m प्लस n इज इक्वल 10। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे। 2m और 4m मिलके 6m बन जाएंगे, माइनस n और प्लस n स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। 2 प्लस 10 ये मिलकर 12 बन जाएंगे। 4 और 2 मिलकर 6m हो गए, 4m 2m 6m, 2 और 10 12 हो जाएंगे। उसके बाद आप इसकी कैंसिलेशन कर देंगे, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, m का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू ऑफ m जो है वो 2 आ गई। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप m का आंसर इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें आप मुनासिब समझें। तो आइए इक्वेशन 1 में m का आंसर पुट करते हैं। स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 1 में भी वैसे किया जा सकता है, 2 में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो आइए इक्वेशन 2 में m का आंसर पुट करते हैं। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट m इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 2 में m का आंसर पुट करने लगे हैं। तो आइए पुट करते हैं। 4m प्लस n इज इक्वल 10। m की जगह स्टूडेंट्स आप 2 पुट करेंगे m की जगह 2 पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 8। ये 8 प्लस है, जो ही आप इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर, उस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 8, n का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू ऑफ n भी आ गई। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का एक दफ़ा रिव्यू लें।
और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब बुक पे देख रहे हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम है और आपको वैल्यू ऑफ m और n को कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि m और n साइड्स पर अवेलेबल है, तो आपकी बार आप साइड्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे। वजह भी मैंने बताई है कि जब जहाँ जो वैल्यूज फाइंड करनी हो, एंगल्स की हो या साइड की हो, उन्हीं को आप इक्वल करेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एल एम को इक्वल कर दिया पी एन के। एल एन की वैल्यू आपके पास 8m माइनस 4n इज इक्वल 8 है। आपने देखा इन दोनों में से 4 कॉमन आता था, 4 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा 2m माइनस n, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 2m माइनस n इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। इसके बाद आप दूसरी साइड को इक्वल कर रहे हैं, जैसे PL इज इक्वल NM या LP इज इक्वल MN, इन्हें आपने इक्वल किया। जैसे आप देख रहे हैं 4m प्लस n इज इक्वल 10 हो गया, और आपने इसमें से कुछ कॉमन ही था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 ऊपर लिखा, इक्वेशन 2 को नीचे लिखा। 2 में 4 प्लस किया 6 आ गया, माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया, 2 और 10 मिलकर 12 हो गया। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, m का आंसर हमारे पास 2 आ गया। ये m का आंसर स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। तो आपने देखा m की जगह आपने 2 पुट किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 8 प्लस था, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, वो 10 में से माइनस हो गया। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो n का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये स्टूडेंट्स हमारे 11th चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। आपने इसको देखना है। क्वेश्चन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि इसमें सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को बुक से पढ़ते हैं। In the question number 5, sum of opposite angles of parallelogram is 110, 110. Find the remaining angle. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम को आपने लेना है और देखना, जैसे कि आपको बताया गया ऑपोजिट एंगल्स का सम 110 है, आपको रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम बना दी, जो क्वेश्चन नंबर 5 की है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स दैट एंगल L इक्वल होगा एंगल N के, एंड एंगल M इक्वल होगा एंगल P के। स्टूडेंट्स बोथ थिंग्स आर गिवन टू अस, ये हमें गिवन है। बोथ थिंग्स आर गिवन टू अस। जैसे आप देख रहे हैं एंगल L एंगल N के इक्वल होगा और एंगल M एंगल P के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हो गया कि एंगल L एंगल N के इक्वल है और दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 55 डिग्री के। और एंगल P एंगल N के इक्वल है। इन दोनों की लेंथ हमारे पास नहीं है, आइए इनकी लेंथ को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि चारों एंगल्स का सम, यानी एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल P, इसका सम 360 डिग्री होगा। चारों एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा, 360। आप देख रहे हैं एंगल L वी है 55 डिग्री, एंगल M आपको फाइंड करना है, एंगल N वी है 55 डिग्री, और एंगल P स्टूडेंट्स आपको याद है हमने कुछ एक लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि M और P इक्वल है। M और P इक्वल है। आप M को रिप्लेस कर सकते हैं P के साथ और P को रिप्लेस कर सकते हैं M के साथ। स्टूडेंट्स जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि इनको रिप्लेस करना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह है कि एंगल M एंगल P में ऐड नहीं हो सकता, एंगल M एंगल P में ऐड नहीं हो सकता। दैट्स वाई स्टूडेंट्स आपको करना ये है कि आप
m को रिप्लेस कर दे p से या p को रिप्लेस कर दे m से। तो स्टूडेंट्स हम एंगल p को रिप्लेस करने लगे हैं एंगल m से। जैसे इधर आप देख रहे हैं एंगल p को रिप्लेस किसके साथ करेंगे, एंगल m के साथ। तो एंगल p को स्टूडेंट्स हम रिप्लेस करेंगे एंगल m से। तो ये मैंने आपके सामने एंगल p को रिप्लेस कर दिया एंगल m से, ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स एंगल p को m से रिप्लेस करने का फ़ायदा ये होगा कि एंगल m में ऐड हो सकेगा। अब आप देख रहे हैं 55 डिग्री ये बनेगा 110 प्लस 1 एंगल m, ये 2 एंगल m बनेगा। 55 डिग्री 110 बनेगा और 1 एंगल m और 1 एंगल m 2 एंगल m बन जाएगा। आप देख रहे हैं 110 यहाँ प्लस है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। कुछ बच्चों के ज़हन में सवाल होगा 110 में 2 क्यों नहीं ऐड हो सकता। आपको पता है 2 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई वो इससे प्लस नहीं होगा। तो 110 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 360 माइनस 110 आ जाएगा। 360 माइनस 110 आप देख रहे हैं 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 250। 360 में से 110 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250। आप देख रहे हैं 2 1 ज़ा एंड 2 125 ज़ा, तो आपके पास एंगल m का आंसर जो है वो 125 डिग्री आ गया। स्टूडेंट्स आपने एंगल m का आंसर फाइंड कर लिया, मगर एक एंगल अभी भी फाइंड करने वाला बाकी रह गया और उसका नाम है एंगल p। कौन सा एंगल फाइंड करने वाला स्टूडेंट्स आपके पास रह गया, एंगल p। एंगल m और एंगल p आपके पास इक्वल है, जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल m और एंगल p आपस में इक्वल है। वैल्यू ऑफ एंगल m 125 डिग्री है और वही वैल्यू ऑफ p हो जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स एंगल p का आंसर भी 125 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए इसका एक दफ़ा रिव्यू ले लें ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम लेनी थी और अपोजिट एंगल्स को आपने इक्वल करना था। एंगल L को एंगल N के इक्वल किया और एंगल M को एंगल P के इक्वल किया, ये आपको गिवन था। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल L और एंगल N आपस में इक्वल है, दोनों 55 डिग्री के, ये हमें अवेलेबल है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद चारों एंगल्स को आपने प्लस किया, एंगल L, एंगल M, एंगल N, एंगल P, चारों का 360 आंसर आ गया। L का आंसर 55 है, M वैसे का वैसे लिख दिया, N भी 55 है। और जैसे मैंने बताया था कि m को रिप्लेस आपने करना है n से। 55 में 55 ऐड कर दे 110, 1 एंगल m और 1 एंगल m मिलकर 2 एंगल m बन जाएंगे। अब देख रहे हैं ये 110 प्लस है, उस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। हमने देखा 360 में से 110 माइनस कर देंगे 250 आ जाएगा और ये 2 1 ज़ा एंड 2 125 ज़ा, एंगल m का आंसर 125 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स एंगल m का आंसर आ गया था, एंगल p का आंसर फाइंड करना था। एंगल m और एंगल p दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन थे। आपने m की वैल्यू पुट कर दी 125, इस तरह एंगल p का आंसर भी हमारे पास 125 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपको लेक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा समझ इंशाल्लाह आई होगी। क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चैप्टर और समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।